नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भाग 3 मौलिक अधिकार देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। इसके पहले वाली क्लास में आपने अनुच्छेद 22 तक देख लिया है, जिसका हम थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है, हमें 6 तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में दिया गया है। और तीसरा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक दिया गया है। उसके बाद है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो कि 29 और 30 में दिया गया है। और जो छठा है संवैधानिक उपाचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके पूर्व में 7 अधिकार थे हमारे पास। जो 7वां था, यह था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था, लेकिन इसे मोरारजी सरकार में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया और ये भाग 12 में 300 का में अब वर्णित है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं कि 22 अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है, क्योंकि इससे पूर्व का आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। अनुच्छेद 22 जो है वो निरोध एवं अनुच्छेद 22 जो है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। इसमें दिया गया है कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख दिया गया है। एक है सामान्य दंडिक विधि के अधीन, दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन। और अनुच्छेद 22(1) में दिया गया है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपके पास है और आप अपने रुचि का, जिसे आप चाहें उसे अपना वकील नियुक्त कर सकते हैं। और जो 22(2) में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो यात्रा का समय है उसको छोड़कर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किया जाए। ये आपका अधिकार है जो आपको दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 22(3). इसके तहत इस अनुच्छेद में 22(1) और 22(2) का अपवाद है। यदि कोई शत्रु देश का नागरिक है तो उसे 22(1) और 22(2) का संरक्षण नहीं मिलेगा। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 22(1) और 22(2) में उल्लेखित अधिकार नहीं मिलेंगे। और 22(4) और 22(5) के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में निम्न प्रावधान दिए गए हैं। निवारक निरोध के अधीन जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा वो कम से कम 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार भी बताया जाएगा। गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन का अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 22(6) जो है उसमें दिया गया है कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी व्यक्ति 2 दशाओं में 3 माह से अधिक भी की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, यह व्यक्ति संसद द्वारा किसी इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। अगर संसद ने कोई ऐसी विधि बनाई है जिसके अधीन वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 माह से अधिक भी कैद में रखा जा सकता है। और जो अनुच्छेद 22(7) है, इसमें कहा गया है कि संसद इसके संबंध में विधि बना सकती है। संसद के द्वारा किसी भी परिस्थिति तथा किन मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए सलाहकारी बोर्ड का राय लेना बहुत ही आवश्यक है।
जो उसके लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। जो पहला अधिनियम है इसमें, वो है निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये भारत के संसद का पहला निवारक निरोध अधिनियम था, जो 26 फरवरी 1950 को पारित हुआ था। इसके अंतर्गत नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष तक थी। समय समय पर जीवन काल बढ़ाया जा सकता था। अंततः 1 दिसंबर 1969 को इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरा अधिनियम आया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इसमें इस अधिनियम को 7 मई 1971 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया। इसके तहत किसी व्यक्ति को 2 माह तक नज़रबंद किया जा सकता था। इसके पहले वाले में आप देखे होंगे कि इसमें नज़रबंदी की जो अवधि थी 1 वर्ष तक थी, लेकिन इसमें इसको घटा के 2 माह कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये अधिनियम स्वतः समाप्त हो गया। उसके बाद आया तीसरा अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। यह अधिनियम 19 दिसंबर 1974 से लागू हुआ। इस कानून के तहत पहले निरोध की अवधि 1 वर्ष थी, लेकिन 13 जुलाई 1984 से इसे 2 वर्ष कर दिया गया। फिर इसको बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद जो चौथा अधिनियम आया, इसके माध्यम से अनुच्छेद 22 के तहत यह आया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह अधिनियम 1980 में अधिनियम को लाया गया। इसे जनसाधारण भाषा में से रासुका नाम से चर्चित है। ये रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। 1981 में से कानूनी दर्जा प्रदान हुआ। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हम यहाँ पे पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे पूरा। इसके जब ये थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो पिछले विगत 10 वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न आयोग में, उसको यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो 5वां इसमें आया, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985। यह कानून 1985 में लाया गया। इस कानून का उद्देश्य देश में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। निवारक निरोध कानून में यह सबसे कठोर कानून था। जो अभी तक का कानून आया था, इसमें सबसे कठोर कानून ये था, जो था आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम। यह सबसे कठोर कानून था अभी तक का, जिसके पूर्व और 4 कानून आ चुके थे। और उसके बाद है जो छठा इसके तहत आया था, वो था कि आतंकवाद से संबंधित ये भी था, आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002। यह अधिनियम 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन से पारित हुआ। देश में आतंकवाद को अंकुश लगाने के लिए 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर इस नए आतंकी विरोध अधिनियम पोटा को लाया गया। और 21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। 2004 में से रद्द भी कर दिया गया। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमको अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम से प्रतिषेध, जो प्रतिषेध है बलात्श्रम से, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। इसके तहत जो है अनुच्छेद 23(1) है, मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम प्रतिषेध करता है राज्य तथा व्यक्ति दोनों को। और अनुच्छेद 23(2) जो है, इसमें 23(1) का अपवाद भी है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु इसे लागू कर सकता है। जैसे मान लो कभी ज़रूरत पड़ी आर्मी में, अगर कहीं युद्ध की ज़रूरत, अगर कहीं युद्ध चल रहा है, तो इसमें कहा जाता है कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी है। लेकिन जो आर्मी है उसमें 17.5 वर्ष से ही लेने लगते हैं। अगर ज़रूरत पड़ गई कहीं सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने की, तो यहाँ पे आपसे गाड़ी चलवाया जा सकता है। तो इसमें यह नहीं होगा कि आप बलात्श्रम कर रहे हैं। वहीं अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बारे में, बालकों के बारे में इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है 23(2) में, लेकिन 24 में कोई अपवाद नहीं है इसका। उसके बाद देखते हैं इसको विस्तार से कि अनुच्छेद 23 क्या है।
अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि यह मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम आदि के शोषण को प्रतिषेध करता है। वहीं जो अनुच्छेद 23(1) है, ये कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा बलात्श्रम प्रतिनिषिद्ध कर दिया गया है। इसका उल्लंघन अपराध विरोध है। इसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं बेगार में? बेगार अथवा बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि, स्त्री एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति जो शामिल होता है इसमें, मनुष्यों का क्रय विक्रय, दास प्रथा। अनुच्छेद 23 किसी अपराधी व्यक्ति से दंड स्वरूप अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति जो अपराधी है, अगर उससे कोई बलात्संग को निषिद्ध नहीं करता है, अगर कोई अपराधी है तो उससे अगर कोई कार्य कराया जाता है तो बलात्संग में नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करता है तो ये भी बलात्संग में नहीं आता है। और इसके बाद है जो अनुच्छेद 23(2) है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 23(1) का जिसमें अपवाद है, इसमें कहा गया है कि यदि इसके अंतर्गत राज्य चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सेवा अनिवार्य कर सकता है, जैसे कि सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, किंतु राज्य ऐसी सेवा लागू करने के समय केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इससे संबंधित 1983 में एक वाद भी आया था, जिसे दीना बनाम भारत संघ कहा गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। उचित मजदूरी बिना काम करना बलात्संग है और उससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अगर आप काम करते हैं, अगर मजदूरी पाते हैं तो बलात्संग नहीं होगा। अगर मजदूरी नहीं पाते हैं अगर आप, तो बलात्संग कहा जाएगा। वह अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को किसी भी जोखिम कार्य के लिए निषेध किया जा सकता है। इसके लिए कई कानून भी बनाया गया है, जैसे बाल नियोजन अधिनियम 1938 है। दूसरा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958। इस तरह के कई कानून बच्चों के संबंध में बनाए गए हैं। इसके अलावा है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966, ताकि बालकों से कोई भी कार्य न कराए। 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना पारित की गई, जिसके घेरे में होटल में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन अपराध है। इसमें 1 वर्ष कारावास या 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना दोनों आपसे वसूला जा सकता है, अगर आप बच्चों से कार्य कराते हैं तो। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 25(2) है, अंतःकरण एवं धार्मिक क्रियाकलाप से आपको छूट देता है। इसमें 25(1) है और 2 राज्य को निर्बंधन लगाने की शक्ति देता है। राज्य आप पर निर्बंध लगा सकता है। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो आपके ऊपर राज्य ने निर्बंध लगाया था कि आप किसी भी मंदिर में जाएंगे नहीं, या मस्जिद में कहीं भी आप जाएंगे नहीं। वहीं अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता आपके पास है। अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति। अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको इसमें कर नहीं देना पड़ेगा। वहीं अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि शिक्षण कार्यों के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28(1) में है धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 28(2) में है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28(3) में ही दिया गया है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या न लेने पर कोई भी बाध्य नहीं है। उसके बाद है अनुच्छेद 25 जो है, इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध मानने का आचरण प्रदान करता है। अनुच्छेद 25(1) है, जिसमें 25(1) अनुच्छेद 25 पर राज्य को उस युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है। जैसे अभी कोरोना आया था तो आप देखे होंगे कि सरकार ने कहा था कि आप कोई भी मस्जिद या मंदिर में नहीं जाएंगे। अनुच्छेद 25(2) है, कहता है कि राज्य को यह अनुमति है कि धार्मिक आचरण से संबंध किसी वित्तीय, राजनैतिक, आर्थिक व अन्य लौकिक क्रियाकलाप पर निर्बंधन करे। हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध दिया गया है इसमें। और इसमें कहा गया है कि बौद्ध, जैन और सिख आते हैं जो हिंदू में है। हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख आते हैं। वहीं अनुच्छेद जो 26 है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं धर्म से संबंधित। अपने धर्म के विषय में कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, जंगम और अस्थावर संपत्ति को अर्जन और स्वामित्व करने का अधिकार इसमें दिया गया है अनुच्छेद 26 में। और इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय के अनुसार धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्त पूरी करनी चाहिए इसमें से। जिसमें कहा गया है कि एक सामान्य संगठन होना चाहिए। अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो इसमें एक संगठन बना के अगर आप कार्य करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। एक विशिष्ट नाम होना चाहिए इसका। ये व्यक्ति का समूह होना चाहिए, इसमें व्यक्ति भी शामिल होने चाहिए। अनुच्छेद 27 जो है ये कहता है किसी भी धर्म विशेष को कर न देने का अधिकार। अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो आप राज्य को कर नहीं देंगे, ये आपका अधिकार है। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, न कि शुल्क लगाने का। शुल्क लग सकता है लेकिन कर नहीं लग सकता इस पर। अनुच्छेद 28 जो है ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार। अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार। और वहीं अनुच्छेद 28(1) जो है ये कहता है कि इसके अनुसार शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर ये राज्य द्वारा नहीं होगा, अगर वित्त पोषित, तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि मदरसा होता है, क्रिश्चियन का होता है, इस तरह। वहीं 28(2) कहता है कि ऐसे शिक्षा संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत होती है, ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि मदरसा या गुरुकुल होता है, यहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 28(3) जो है कहता है कि अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि कोई संस्था जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा की अनुमति देती है। वहीं संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 1930 में ये कहता है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार इसमें है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों के हित में बात करता है और कहता है कि अनुच्छेद 29(1) है भाषा, लिपि और संस्कृत का संरक्षण। अनुच्छेद 29(2) है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात करता है, जिसमें भाषा, मूल वंश, जाति और धर्म के हिसाब से आप पर कोई निषेध नहीं होगा। अनुच्छेद जो इसमें है 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की बात करता है। अनुच्छेद 30(1) है ये कहता है कि शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार। वहीं 30(2) जो है वो कहता है कि राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है। ये अनुच्छेद 19 है ये अल्पसंख्यक के हित में बात करता है और कहता है कि अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत
के संरक्षण का अधिकार होगा। यहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार नागरिकों को सभी वर्गों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको प्राप्त है। अनुच्छेद 29(2) कहता है यहीं पे कि राज्य द्वारा वित्त पोषित पूर्णतया या अंशतः शिक्षा संस्थान केवल भाषा, मूल वंश, जाति और धर्म के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 जो है उसमें कहता है, अनुच्छेद 30(1) में दिया गया है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने तथा प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) है, यह राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 31 कहता है कि जो इस समय वर्तमान समय हमारे पास नहीं है, इसमें था संपत्तियों का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा के 300 का में जोड़ दिया गया है, भाग 12 में। वहीं अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 सभी मूल अधिकारों को संरक्षित करने के साथ साथ ये अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इस महत्ता में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा था कि ये संविधान की हृदय और आत्मा है, हार्ट एंड सोल इसको कहा गया। इसके तहत अगर आपके मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जनहित याचिका के जो जनक थे पी.एन. भगवती, जनहित याचिका के जनक पी.एन. भगवती को माना जाता है। इन्होंने जनहित याचिका के माध्यम से अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक कर दिया। जहां अनुच्छेद 32 का क्षेत्र यहीं तक सीमित था, वहीं पी.एन. भगवती जो कि जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 का जो दायरा है उसको बढ़ा के पूरा एकदम विस्तृत कर दिया। और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी के भी मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो जिसका हनन हो रहा है, अगर उसके अलावा भी अगर कोई अगर आता है, चाहे वो पत्र के माध्यम से, चाहे वो किसी भी न्यूज के माध्यम से, किसी भी तरह से अगर किसी का भी अगर हनन हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर सूचना देता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उस पर तुरंत सुनवाई की जाएगी। अनुच्छेद 32 एक कहता है कि ये मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 32 जो है 32(2) जो है, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है। और ये 5 तरह के रिट जारी करता है, जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस, ये ऐसी रिट है जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी रिट है जो कि दोनों के खिलाफ जारी जा सकती है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि बंदी को सामने प्रत्यक्ष किया जाए। अगर आपने किसी को बंधक बना के रखे हैं तो उसको सामने प्रत्यक्ष किया जाए। इसके माध्यम से हिरासत किसी न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के तहत अगर हुई है तो फिर इसको नहीं जारी किया जाएगा। अगर कानूनी तरह से अगर हिरासत हुई है तो तब भी नहीं जारी होगा। अगर आपने किसी अवैध तरीके से किसी को अगर बंदी बनाया है तभी ये जारी किया जाता है। अगर किसी भी कानूनी अगर विधि से अगर किसी को बंधक बनाया गया है तो ये नहीं जारी होता है। वहीं जो दूसरा है परमादेश, ये किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध अथवा संविधात्मक दायित्व के निर्वहन हेतु जारी की जाती है। ये सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जाता है। वही जो प्रतिषेध है, प्रोविज़न, प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी कार्यपालिका या विधायीकृत अथवा किसी प्राइवेट संघ या व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट के माध्यम से
वरिष्ठ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकता है। इसमें ये कहा गया है, जो प्रतिषेध है, कि आपका क्षेत्र जहाँ तक है सिर्फ आप वहीं में कार्य कीजिए। जैसे कि जो जज होते हैं वो 3 तरह के जज होते हैं, एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, 3 तरह के जज होते हैं। अगर किसी का अधिकार है कि ये सिर्फ 10,000 तक ही जुर्माना लगा सकता है, तो ये ऐसा नहीं कि 1 लाख का जुर्माना लगा देगा आपके ऊपर। इसी के लिए ये रोकता है कि आपका जो क्षेत्र है सिर्फ आप उसी क्षेत्र के अंदर कार्य कीजिए, अपने क्षेत्र के बाहर मत जाइए। वहीं जो चौथी रेट है उत्प्रेषण, ये कहता है कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। ये जो है उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है कि प्रमाणिक होने से वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी की जा सकती है। इसके माध्यम से अगर कोई भी अगर आपके पास इसके माध्यम से कोई भी अगर लंबित मामला अगर आपके पास है, उसे जल्द ही नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है। इसके माध्यम से प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है और उत्प्रेषण रिट कार्यवाही को समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। वहीं जो अधिकार परीक्षा है, इसमें कहा गया है कि आपका अधिकार कहाँ तक है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। ये रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किया है। अगर आप जेई का कहीं पद अगर निकला है, तो इसके लिए कम से कम आपको डिप्लोमा, बीई, बीटेक होना अनिवार्य है। और वहीं आप बीए, एमए, बीएससी किए हैं और आप जेई अगर बन जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है अधिकार परीक्षा के माध्यम से अगर कोई कंप्लेन करे कि आप किस लिए ये पद धारण किए हैं, आपके पास क्या योग्यता है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुच्छेद 33 जो है, इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस या खुफिया एजेंसी के संबंध में जो इनके मूल अधिकार हैं, इनको निर्बंधित या निराकृत किया जा सकता है। जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि सभी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कहीं कोई, चाहे वो सैनिक हो या कोई भी हो, सैनिक हो, पुलिस हो या बी कोई भी जवान हो, आज तक कहीं भी धरना नहीं किया है। वही अनुच्छेद 34 कहता है कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू होता है। जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो संसद को ये व्यक्ति को प्रदान करता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्था को बरकरार रखे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश का व्यवस्था प्रदान करता है। और मार्शल लॉ का मतलब है कि यहाँ पे आर्मी का शासन लागू हो जाएगा। अगर मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो जो सभी अधिकार हैं ये सेना के हाथ में चले जाते हैं। अगर सेना द्वारा कोई भी अगर दंड आपको दिया जाता है तो इसका सिर्फ राष्ट्रपति के अलावा इसे कोई भी आपका दंड खत्म नहीं कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 35 कहता है कि केवल संसद को शक्ति दी जाती है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 संसद को उपयुक्त विषयों पर कानून बनाने की प्रावधान सुनिश्चित करता है। कुछ अधिकार राज्य सूची के अनुसार राज्य विधानमंडल के पास होते हैं। जो इससे संबंधित विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, उन्हें देखते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है इसका मूल्यांकन कर लें आप कि ये IAS प्री 1999 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये किसको मान्यता देता है। अभी आपने पीछे देखा होगा जहाँ पे आप देख रहे थे कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में, उसमें कहा गया है कि सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को ही मान्यता देता है, न कि केवल भाषाई, केवल धार्मिक और जो निर्जातीय अल्पसंख्यक हैं इनको नहीं देता मान्यता ये।
सिर्फ दो ही आधार यहाँ पे हैं, धार्मिक और भाषाई आधार। इसके बाद है जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? आपने भी देखा होगा कि जो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ये क्वेश्चन IAS प्री 2002 और यूपी PSC GIC जो इंटर कॉलेज का एग्जाम होता है 2010, 2 जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा भी कई जगह ये क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे आप कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपाचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपाचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ, संज्ञेय उपाचारों की व्यवस्था करता है, इसमें कहा गया है। इसके बाद है भारत में संपत्ति का अधिकार की स्थिति क्या है? ये क्वेश्चन IAS प्री 2021 में आया है। आपने भी पीछे देखा होगा अनुच्छेद 31, इसमें कहा गया है कि जो भारत में संपत्ति का अधिकार है, ये ना तो मूल अधिकार है और जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये ना मूल अधिकार है ना विधिक अधिकार है। ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्रदान है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बी यानी आंसर बी सही है और C, D और A ये दोनों गलत हैं। आप देख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार जिसे 300 का में जोड़ दिया गया है। में जोड़ दिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो भारत किसी भी नागरिक हो या गैर नागरिक हो, दोनों को प्राप्त है। ये उल्लेखनीय है कि नई NCERT जो अध्ययन संस्करण है, इसमें संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो नई NCERT है उसमें संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब आगे आएगा भाग 4 संविधान जो है DPSP, इसे कल देखेंगे हम इसको। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगली हमारी वीडियो है DPSP पे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।